शादी। अरे कैसे करेगी शादी? वो लोग दहेज में बुलेट मांगे। आपको पता है कितने रुपए का आता है बुलेट? 2 लाख रुपया का बुलेट आता है। अरे कहां से देंगे आप बुलेट? अरे दहेज दे रहे तभी तेरी बहन का ना अच्छे खानदान में अच्छे घर में शादी हो रहा है। तुझे पता है कितना लायक है बेटा, सरकारी नौकरी करता है। अरे उसके लिए ना लड़कियों की कमी नहीं थी, वो तो हम दहेज के लिए राजी हो गए, तभी वो हमारी बिटिया के साथ संबंध जोड़ने में राजी हुए। पता है तुझे? और देख, हमारी बिटिया की शादी है ना तो उसकी चिंता हम कर लेंगे। हमारी बिटिया की शादी तो उसी लड़के से होगी। और सिर्फ बाइक नहीं, अगर वो इसके अलावा भी कुछ मांगेंगे ना हमसे तो हम जरूर देंगे अपनी बिटिया की खातिर, समझे ना? अरे इतना होनहार लायक लड़का है वो, हम इतने अच्छे रिश्ते को ना हाथ से नहीं जाने देंगे। और वैसे भी ना परंपरा के हिसाब से थोड़ा बहुत दहेज देना पड़ता है। और देख, हम अपनी बिटिया को डोली में बिठा के उसी घर में भेजेंगे। हमारे मान सम्मान की बात है। अरे पापा, मान सम्मान का क्या करोगे जब घर बिक जाएगा? तो इतना महंगा बुलेट आता है, पूरा का पूरा घर बिक जाएगा। अरे सड़क पर आ जाएंगे इसको विदा करने के चक्कर में। अब बात ही नहीं समझ रहे। बड़ा मुश्किल से इसका दहेज का पैसा इकट्ठा किए और अब उन लोगों का मुंह ही नहीं बंद हो रहा है। अरे बुलेट 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। अब बताइए आप कहां से देंगे? आपको मना करते थे कि इसका तिलक में इतना पैसा मत भेजिए, पूरा परिवार को कपड़ा भेजे उसका। अब लीजिए, लग गया खून उनके मुंह पे, अब तो मांगेंगे ही ना मुंह फाड़ के। अरे पापा, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो लोग हमसे नहीं, दहेज से शादी करना चाहते हैं। अरे बेटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दहेज देना तो हमारा रीति रिवाज है, हमारी परंपरा का हिस्सा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, हम तेरी शादी उस अच्छे घर में जरूर कराएंगे। आखिर तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरा जीवन सफल हो जाएगा अच्छे घर में ब्याही जाएगी तो। और तू खुद सोच, अरे दामाद जी बाइक पर तुझे ही बिठा के लेके जाएंगे ना, तेरे लिए तो है वो बाइक। तू चिंता ना कर, हम कहीं ना कहीं से करके ना उनको बाइक जरूर दे देंगे। अरे अब क्या अपने आप को बेच देंगे आप? अरे अब करे क्या, बिटिया की शादी की चिंता हो रही है हमें। अब जैसे तैसे करके बाइक का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अरे हम बाइक देंगे तभी तो हमारी बिटिया रानी घर से विदा होगी। आप जैसे लोग ना दहेज को बढ़ावा दे रखे हैं, और कोई बात नहीं है। पता नहीं कहां से ला कर देंगे हम पैसा। अरे हम मजदूरी करते हैं, आप गार्ड का काम करते हैं क्या? करते थे। 5 दिन से नहीं गए हो आप। पता नहीं मालिक निकाल दिए होंगे आपको। तैयार होके बैठ जाते और जाते ही नहीं है। ठीक बेटा, मैं तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। हम मेरी बिटिया की शादी करवाने भगवान खुद चल कर आएंगे। अंकल जी। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। लेकिन साहब, आप यहाँ चलकर क्यों आ गए? सब गंदी जगह है, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। साहब आप चलिए, मैं आ रहा हूँ ड्यूटी पर। क्या हुआ? आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं साहब, आपके होते हुए क्या परेशानी हो सकती है? ये सब ठीक है। अंकल जी, कोई परेशानी है तो हमें बता दीजिए ना। आप पिछले 5 दिन से काम पे नहीं आए हो, और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। कितने सालों से आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, इतने दिन की छुट्टी कभी आपने ली नहीं। और उससे पहले भी आप आ रहे थे तो परेशान से नजर आ रहे थे। कोई बात है क्या अंकल? हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे, हमें ऐसा लगा कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब होगी है, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि बात कुछ हो रही है। बताइए ना अंकल। अरे मालकिन, क्या बताएंगे? ये बहन का शादी है हमारा, उसी का चिंता में बस जा नहीं पाए। माफ कर दीजिए इनको। क्या टेंशन है अंकल? हमें तो बता ही सकते हो। अरे हमारे यहाँ पे काम करते हो आप, हमें नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? बताइए। वो क्या है ना साहब कि हमारी बिटिया रानी का ना एक बहुत भले घर में रिश्ता पक्का हो गया है। अब लगन के समय पे जो सामान जाना था वो तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई। वो लड़के वाले हमारे होने वाली दामाद जी के लिए ना बाइक मांग रहे हैं 2 लाख रुपए की कम से कम। तो 2 लाख का इंतजाम करने के चक्कर में हम परेशान हो रहे थे, बस इसीलिए कुछ दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ पा रहे थे। अंकल जी, तो आपको बताना चाहिए था ना कि आपके घर के हालात कैसे हैं। आप कैसे उनको इतनी महंगी बाइक दे सकते हैं? क्या करें साहब, ये तो हम भी जानते हैं कि दहेज देना और लेना दोनों गलत है, लेकिन क्या करें, हमारे समाज में परंपरा है, लेना देना चलता है। तो साहब मजबूरी है, खाली हाथ विदा नहीं कर सकते ना अपनी बिटिया रानी को। हमने नाजों से पाला है इसे। तो क्या है ना साहब, ये हमारे सम्मान की बात है, बस इतनी सी बात है। हम अपने दिल की खुशी के लिए बाइक देना चाहते हैं साहब। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना तो चाहिए था अंकल जी। अरे साहब कैसे बताते? तो क्या है ना कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि आपसे मांगते बन नहीं जाता, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती साहब जो हम आपसे मांग रहे थे। हम इतना तो समझते हैं कि इतना सारा रुपया
आप हमें एडवांस तो देंगे नहीं, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं कहा। ये सही है अंकल जी, चित भी खुद सोच लो और पट भी खुद ही सोच लो। रुकिए आप, ये 1.5 लाख रुपए हैं, अभी आप ये रखिए और बाकी के पैसे मेरे घर से आके ले लेना, ठीक है? अरे नहीं साहब, ये सारे पैसे हम आपसे कैसे ले सकते हैं? आपके पहले ही बहुत एहसान है हमारे ऊपर, हमें नहीं चाहिए साहब। हो जाएगा, भगवान कुछ ना कुछ कर देगा। इतनी बड़ी रकम हम आपसे ले तो लेंगे, लेकिन लौटाएंगे कैसे? अंकल जी प्लीज ले लीजिए ना, बड़े मन से आपको दे रहे हैं। आपकी बेटी की शादी का तोहफा ही समझ के रख लीजिए, इसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ अंकल जी, अरे आपकी घर की बेटी मतलब हमारे घर की बेटी, और मैं आपको ऐसे नहीं दे रहा, ये कोई एहसान नहीं है। रखिए आप इन पैसों को। नहीं साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अरे आप उनके सामने क्या जिद कर रहे हैं? मुझे पता है अंकल ये लेंगे ही नहीं। आप जिनके लिए लाए हो ना उन्हीं को दे दो। ये भी सही बात है, ये लो हमारी तरफ से आपके लिए। और अंकल जी ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारी तरफ से कन्यादान है। साहब आप बहुत महान है, आपने कितना मालिक किया है ना, उतना कोई अपनों के लिए नहीं करता साहब। मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आपने इतना बड़ा एहसान किया, ये मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा साहब। आपने मेरी बिटिया की खुशियाँ लौटा दी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बताइए, हमने तो आपको कन्यादान भी दे दिया और आप है कि आपने हमें शादी में भी नहीं बुलाया। क्या साहब, आप हमारी बिटिया की शादी में आएंगे? साहब इतना बड़ा सौभाग्य हमें कैसे मिल सकता है साहब? आप इतने बड़े लोग, हम गरीब की बिटिया की शादी में, आप जैसा बड़ा इंसान क्यों आएगा? कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? आपको हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, आप हमें बुलाएंगे और हम आएंगे नहीं? आप कार्ड दीजिए, हम लोग जरूर आएंगे। जी साहब, हम आपको जरूर बुलाएंगे, कुछ जगह बुलाएंगे साहब, और आप आना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ अंकल जी, जब तक आपकी बेटी की शादी हो रही है ना, तब तक आपको काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घबराना मत, ऐसे नहीं कटेंगे आपके। निश्चिंत होकर के अपनी बेटी की शादी कीजिए। और हाँ, किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो बेझिझक हमें बता देना, ठीक है? जी 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 हुजूर। जी साहब, नमस्ते। भैया किसी को ढूंढ रहे हो क्या आप? नहीं मैडम, वो लोकेशन देख रहा था मैं, कहीं आसपास ही दिखा रहा है। अच्छा भैया, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? जी। आपको सर्दी नहीं लगती क्या? लग रही है मैडम। लग रही है? आपको देख के तो नहीं लग रहा कि आपको सर्दी लग भी रही है। अब मुझे देखना, मैंने ये इतना मोटा स्वेटर पहन रखा है, उसके बाद भी मेरे को इतनी तेज ठंड लग रही है। क्या ना कि वो सुबह निकला था मैं, तो धूप हो रही थी बहुत तेज, तो जैकेट ली नहीं मैंने। मुझे नहीं पता था कि शाम को इतनी ठंड हो जाएगी। बाकी कोई नहीं, 3 ऑर्डर देने हैं मुझे, फिर तो मैं निकलूंगा घर। एक काम करो ना, ये वाली जैकेट ले लो आप, ये पहन लो, फिर आपको सर्दी नहीं लगेगी। नहीं मैडम, आपकी जैकेट मैं क्यों रखूंगा? अब कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा घर, आप रहने दीजिए। अरे नहीं भैया, ये जैकेट ना मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तो यहाँ पे इसको फेंकने ही आई थी, पर मेरे को लगा कि इस जैकेट की जरूरत आपको ज्यादा है, तो इसीलिए मैं आपको ही देने आ गई। अरे नहीं मैडम, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आपने मेरी मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं जैकेट नहीं लूंगा आपसे। ठीक है भैया, आप जैसे आपको ठीक लगे। जी। हाँ बस निकल रहे हैं। सुनो, अरे सुनो ना। क्या हो गया? और ये क्या, तुम्हें जैकेट वापस क्यों ले आई? तुम्हें फेंकने को बोला था, फेंक देती ना वहीं पे ही। हाँ गई तो फेंकनी ही थी, पर वहाँ पे तुम्हें वो डिलीवरी बॉय दिख रहा है, बेचारे ने कुछ पहना नहीं है। मैं सोच रही थी ये जैकेट उसको दे देती हूँ। हाँ तो दे आती, वापस क्यों ले आई? अरे मैंने बहुत कोशिश की कि वो जैकेट ही रख ले, लेकिन वो रखने को मना कर रहा है। अरे नहीं ले रहा था तो फेंक देती वहीं पे ही, वापस लाने की जरूरत क्या है इसे? मेरे छोटी हो गई है। अरे यार ऐसे कैसे फेंक दूं? आप खुद सोचो ना, ये जैकेट उसके काम आ जाएगी। वो देखना कितना ज्यादा ठिठुर रहा है सर्दी में, अभी उसको ऑर्डर भी देने जाना होगा तो स्कूटी में उसको और ठंड लगेगी। एक काम करो ना, आप दे के आ जाओ। अरे यार क्या झंझट में पड़ी हुई है, फेंक देना जब उसको नहीं लेनी तो। छोड़ चल। अरे समझने की कोशिश करो ना राहुल, मैं लड़की हूँ, शायद मेरे से शर्मा रहा हो ये जैकेट लेने में। तुम जाओगे तो शायद तुमसे ले भी ले, और नहीं लेगा तब फेंक देना। चलो ला दे। ओ हेलो भाई। अरे प्रणीत तू, अरे कैसा है भाई? इतने सालों के बाद मिला है। और ये क्या, ये डिलीवरी बॉय की ड्रेस और ये सब क्या है भाई? ये सब वो काम करता हूँ ना मैं इसका। भाई एक काम कर, ये डिलीवरी वगैरह बाद में, तू चल मेरे घर पे,
आजा। अरे राहुल, आप एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ हाँ जानूंगा क्यों नहीं भाई, मेरे बचपन का दोस्त है वो। अरे नहीं नहीं, घर वर नहीं जाऊंगा, 2-3 ऑर्डर और देने हैं। अरे यार देख, काम वाम तो होता रहेगा बाद में। मेरा घर ना पास में ही है, 5 मिनट बस चाय वाय पी के निकल जाइयो। चला मेरे साथ। अरे भैया चलिए ना, यहीं पे पास में है हमारा घर। एक काम करूंगी, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी और चाय पी लोगे ना तो आपको सही भी लगेगा। वैसे भी सर्दी में घूम रहे हो। अरे खड़े खड़े इनकी शक्ल क्या देख रहे हो, जैकेट दो ना उनको। हाँ हाँ, अरे लेना भाई पहन, इतना कांप रहा है ठंड से। चला चल, घर पे चल रहे चल। वो स्कूटी खड़ी है यार यहाँ पे। अरे स्कूटी की चिंता मत कर, कोई भी नहीं ले जा रहा है इसको। वो देख रहा है गार्ड, उसको कह दूंगा तो तेरी स्कूटी का ध्यान रखेगा। चला चल ठीक है, रुक जा। आजा आजा। और बता भाई, बड़े दिनों बाद मिला यार तू। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू आज मेरे घर पे बैठा हुआ है। वैसे एक बात पूछूं भाई, मैं ये देख करके चौंक गया कि तू डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तेरे पास तो सब कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, अच्छा बिजनेस, पता नहीं क्या क्या। कभी तू कहीं की स्टोरी डालता था, कभी कहीं की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता था। और आज तेरे को डिलीवरी बॉय का काम करते हुए देख रहा हूँ तो यार सच में बहुत शॉकिंग मोमेंट है मेरे लिए। बता क्या हुआ तेरे साथ? ये सब मेरे पास है नहीं था मतलब? छोड़, कभी और बता दूंगा। तेरे घर आया हूँ, इतने दिन बाद मिला है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। अरे नहीं यार प्रणीत, अपने भाई को नहीं बताएगा तो और किसको बताएगा? बता तो सही, तेरे साथ हुआ क्या? यार वो भाभी है सामने। अरे अपनी भाभी की चिंता मत कर, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तू बता तेरे साथ क्या हुआ और कैसे हो गया ये सब? हाँ भैया, मैं भी जानना चाहती हूँ आपके साथ ऐसा हुआ क्या है जो आपकी कंडीशन आज ये हो चुकी है। प्लीज़ बताइए ना। यार तेरी तरह ना मेरा भी बड़ा खुशहाल परिवार था। अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी मेरी, और वो भी लव मैरिज। बहुत प्यार करती थी मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करता था। वैसे तो घर वाले माने नहीं थे हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी हमने मना लिया। सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी इंसान के सपने सच नहीं हो जाते हैं, ऐसे मेरे साथ हो रहा था। किसी भी चीज़ को छूता था ना तो वो चीज़ सोना बन जाती थी। मेरी हर खुशी पूरी हो रही थी। मेरी लाइफ में वो लड़की आई तो मानो कोई चमत्कार सा हो गया। मुझे लगा कि ये इंसान मेरे लिए ही बना है। फिर क्या, मैंने उससे शादी कर ली। सच बताऊं तो 3-4 महीने तक तो ऐसा लगा कि यार मैं उसके लिए बना हूं और वो मेरे लिए बनी है। फिर अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, मायके जाने लग गई। मायके से हफ्तों घर नहीं आती थी। मैं पूछता था तो कहती थी कि माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे वहीं पर रहना है। कई बार तो भाई मैं जाके ज़बरदस्ती लेकर आया उसको, लेकिन फिर एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। कमरे में बंद होकर अपने कपड़े फाड़ने लगी। चोट के निशान बनाए उसने और बोला कि मैंने उसे बहुत मारा। मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी उसने। मुझे लगा कि शायद इसे मैं नहीं पसंद हूँ, शायद इसे कोई और पसंद आने लग गया है, इसीलिए ऐसा कर रही है। मैंने भी कहा ठीक है, खुशी खुशी मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। लेकिन फिर झूठी एलिगेंस लगाने लग गई। मेरे माँ बाप को झूठे केस में फंसा दिया कि मेरे से दहेज की मांग करते थे। मुझे 3-4 बार जलाने की कोशिश करी और इतना तक बोल दिया कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। फिर क्या, लड़की है वो, उसी की सुनी जाती। भाई एक पल में ना, कहते हैं ना जीवन कैसे पलट जाता है, ऐसे ही पलट गया। एक रात के अंदर मेरे पूरे घर वाले जेल के अंदर हो गए और मेरे पे केस चलने लग गया। जो कुछ भी था ना, सब कुछ केस लड़ने में चला गया। और उसके बाद उसे एलिमनी भी चाहिए थी। जो कुछ भी सेविंग्स थी, जितना घर था, सब उसको देना पड़ा। सच बताऊं तो जो सपना लगता था ना कि यार वो लड़की मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी, वो कितना प्यार करती है, आज एकदम से ऐसा लगता है कि सब मिट्टी हो गया। बस इसीलिए ये सब काम करना पड़ रहा है। तुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में कभी काम नहीं किया मैंने, लेकिन इसी चक्कर में मुश्किल से ये काम मिला तो बस लग गया काम पे।
मेरी तकदीर देख के इतने सालों से तू मिला नहीं और आज ऐसे हालत में मिल गया यार। देख भाई, तू रो मत। सच में कोई भी अपने दोस्त की हालत ऐसे देख ही नहीं सकता कभी भी। और तेरे साथ जो भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। अब जो होना था सो हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तूने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है। तूने हार नहीं मानी, वरना ऐसे समय पर तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तूने अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने का सोचा। बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। तू सच में बहुत हिम्मत वाला है। बाकी मैं तुझे इस हालत में तो देख नहीं सकता भाई। मेरी एक कंपनी है, अगर तू चाहे तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकता है। पर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जब्त कर रखे हैं पुलिस ने। इस चक्कर में तो ये काम कर रहा हूँ मैं। अरे डॉक्यूमेंट तो वहाँ चाहिए ना भाई, जहाँ पर तू अनजान है। अरे तू मेरा बचपन का दोस्त है और तू उसकी फिक्र मत कर। तेरे लिए जान भी हाजिर है। ठीक है भाई। बाकी तू इतने दिन बाद मिला है, अपने भाभी के हाथ की चाय पी कर देख, मज़ा आ जाएगा। अंकिता, एक काम करो, इसके लिए चाय बना के लेके आओ। हाँ, मैं भी बना के लेके आती हूँ। और भैया आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा जल्दी। मैं चाय लेके आती हूँ, 2 मिनट रुकना। ड्राइवर अंकल, गाड़ी निकालो जल्दी। 1 सेकेंड, ये तो आपका बेटा है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैडम जी, मेरे बेटे ने टॉप किया है, इसलिए आपके लिए मिठाई लेकर आया। मैडम जी का मुंह मीठा कराओ। हाँ लीजिए। अरे नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, एक ड्राइवर के हाथ की मिठाई खाएंगे क्या हम? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे हाँ ठीक है, पास हो गया तो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जाओ तुम। अरे मैडम जी, इससे पूछे तो सही, इसने कौन सा एग्जाम पास किया है? अरे हाँ अंकल जी, ठीक है, कोई भी एग्जाम पास किया हो, कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा ना आपका बेटा। रहेगा तो ड्राइवर का बेटा ही। और वैसे भी मुझे पता है, जैसे आप मेरे पापा के लिए काम करते हो ना, वैसे कल जाकर के ये भी किसी ना किसी के अंडर काम ही करेगा। ड्राइवर का काम करेगा या तो फिर गार्ड का काम करेगा। इससे ज्यादा तो ये क्या ही करेगा। और हाँ, एक बात ना अपने बेटे को अच्छे से समझा देना, ये कोई सा भी एग्जाम पास करे और कुछ भी काम करे, लेकिन हमसे बराबरी कभी ना करे। चलो अब गाड़ी निकालो जल्दी, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन मैडम। अंकल जी, एक बात ना इसको अच्छे से समझा देना, जब मेरे पापा आपको सैलरी देते हैं ना, तब कहीं जाकर के आप इसके लिए कपड़े लेके आते होगे। इसको बोलो ना मेरे को कभी बीच में इंटरप्ट ना करे। बड़ा बदतमीज है आपका बेटा, अपनी औकात भूल गया क्या? हमारे बिना ना इसकी कोई भी औकात नहीं है। समझा देना इसको अच्छे से। ठीक है मैडम जी, मैं इसको समझा दूंगा। वो कह रहे हैं कि बच्चा है इसलिए दुनियादारी समझता नहीं है। बेटा तू घर जा, मैं शाम को तुझसे मिलता हूँ। हमारी बराबरी करने चले, चलो। क्या कहा इन्होंने कि मैं कलेक्टर थोड़ी बन जाऊंगा? अब तो इनको कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा। सॉरी मैडम जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गए? तुमको पता भी है हम तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहे थे। ना तो तुम मेरी कॉल अटेंड कर रहे हो और ना ही यहाँ पे टाइम से पहुंच रहे हो। पिछले 2 घंटे से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पागल समझ रखा है क्या मैं? तुम 2 घंटे से कहाँ मर रहे थे बताओगे जरा? तुम्हें बोला था ना यहाँ पे टाइम से पहुंच जाना। वो कह रहे हैं मैडम जी, मुझे अपने बेटे के लिए किताबें खरीदनी थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अबे ओए, पागल वागल है क्या तू? हमारा नुकसान तुझे नजर नहीं आता? 2 घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारी मीटिंग कैंसिल हुई ना तो उसकी भरपाई कौन करेगा बता? अपने बेटे की रट लगा रहा है। कोई तोप है क्या तेरा बेटा? अरे नहीं साहब, मेरा बेटा तोप नहीं है, लेकिन हाँ, मुझ गरीब बाप की उम्मीद तो जरूर है। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरा बुढ़ापा संवर जाएगा। और तो और मैडम जी, सिर्फ इतना नहीं है कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो ना मेरे पूरे खानदान का नाम रोशन कर देगा। ओहो, मतलब तुम्हारा बेटा तुम्हारी पूरे खानदान की जिंदगी ही बदल देगा। ऐसी पढ़ाई कर रहा है वो, है? ऐसा कौन सा कोर्स कर रहा है वो मैडम जी, मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और देख लेना एक दिन मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? तुम पागल वागल हो गया? कम से कम देख के कोर्स करवाना चाहिए ना अपने बेटे को। कोई सा भी कोर्स थमा दोगे। और तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी की तैयारी ऐसे चुटकियों में हो जाती है क्या? तुम्हें पता भी है कितनी महंगी पढ़ाई है इसकी, और कितना दिमाग लगता है इसकी पढ़ाई करने में? तुम्हारे बेटे के पास जरा सा भी दिमाग भी है? मुझे लगता नहीं तुम्हारे बेटे के पास दिमाग भी है, क्योंकि दिमाग होता ना तो ये कोर्स कभी भी चूज नहीं करता पढ़ने को। ना तो बाप के पास पैसा है और ना बेटे के पास अक्ल, लेकिन फिर भी यूपीएससी का एग्जाम देने चल रहे हैं। और वैसे भी ना तुम जैसे लोगों की बस की नहीं है ये एग्जाम क्रैक करना। समझ में आया तुम्हें? कभी सुना है तुमने कि एक ड्राइवर का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया? देखिए मैडम जी, आपको जो बोलना है बोल लीजिए,
लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो एक दिन ना ये परीक्षा जरूर पास करेगा। सच में तेरे जैसा बदतमीज आदमी ना मैंने कहीं नहीं देखा। अरे बड़ा बेशरम है यार तू, अभी भी बेटे की रट लगा के बैठा है। तेरी नौकरी जाने पे बात आ गई है, समझ आ रहा है तुझे कुछ? अरे मैडम जी, इसकी बातें क्या सुन रहे हो आप? मैं तो कह रहा हूँ इसको नौकरी से धक्के मार के बाहर निकालो, तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। सही कह रहे हो, लेकिन अब ना बस बहुत हो गया। तुम्हें अपने बेटे से उम्मीद है ना बहुत ज्यादा, तो अब अपने बेटे से ही उम्मीद लगा लेना, क्योंकि हम तुम्हारा और वेट नहीं कर सकते। जब कहीं जाना होता है तुम्हारी राह देखते रहो। तुम हमें सैलरी दे रहे हो कि हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं? पागलपन की ना हद होती है। अपने बेटे के चक्कर में ना आए दिन तुम हमारा नुकसान करते हो, कभी भी छुट्टी करके बैठ जाते हो। लेकिन अब और नहीं। तुम एक काम करो, इस काम से छुट्टी ही ले लो। अब से ना घर बैठना और अपने बेटे से उम्मीद लगाना, हमसे कुछ उम्मीद मत लगाना। चलो निकलो अब। नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? और मेरे बेटे की पढ़ाई का क्या होगा? वो अपनी परीक्षा कैसे दे पाएगा? तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? बोल दिया ना निकलो ऐसे, कि किसी को बुला करके धक्के देके निकलवाऊं। मैडम जी मेरी बात तो सुनिए। ओए सुन, कल सुबह आके अपना हिसाब करके सारे पैसे लेके जियो, वरना कंपनी को फ्रॉड बताएगा बाद में। चल निकल यहां से। बेवकूफ आदमी, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे छोड़िए ना मैडम, ये 2 कौड़ी के आदमी के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? हम अपने मीटिंग के लिए फोकस करते हैं। बहुत टाइम बाद ना हमें कलेक्टर ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिली है। ऐसा ना हो अपॉइंटमेंट ही रिजेक्ट हो जाए, जल्दी चलना पड़ेगा। हाँ तो उसके लिए पहले पहुंचना भी तो है ना, जल्दी चलो। हाँ बहुत लॉस में जा चुके हैं हम। हाँ जी कहिए। सर आपके डिपार्टमेंट ने ना हमारी ज़मीन में स्टे लगा दिया है। आप एक बार हमारी फाइल देख लीजिए सर, हम बहुत पैसा लगा चुके हैं, बहुत लॉस में है। देखिए आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो एक एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउड ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और ये तो आप ही की गलती है ना कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। आप अनिल जी के बेटे हैं ना? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। वो हम नहीं, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया। मेरे पापा आप ही के पापा के वहाँ पे काम करते थे ना। देखा, मेरे को पहले से ही पता था कि आप आगे चल करके ना जरूर बड़े आदमी बनोगे। देखिए ना, अनिल जी हमेशा कहते थे हमें कि मेरा बेटा ना पक्का कलेक्टर बनेगा, और देखिए आपने वो चीज़ अचीव भी कर ली। और आप तो हमारे अपने हो, ऐसी मुसीबत के समय में अपने ही तो काम आते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए, आपका बहुत आभार होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों का अपना हो गया, लेकिन आपकी नजरों में तो मेरी कोई औकात ही नहीं थी। अगर आपका मैं अपना था तो उस दिन आपने मेरे पापा की पैसों की मदद क्यों नहीं की? आप लोगों को तो अच्छे से पता था ना कि मेरे पापा को पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अरे पैसे देना तो दूर, उनको नौकरी से और निकाल दिया। अब देखिए ना सर, ऐसे मत करिए, वो बहुत पुरानी बात है, और अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ना हम कम से कम करोड़ों रुपए लॉस में हैं। मेरे पापा से भी ये लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैं थक हार के आपके पास आई हूँ। मुझे पक्का पता है आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सर पुरानी बातें लेकर के मत बैठिए ना, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। नुकसान तो होना ही चाहिए ना, आप लोगों को तो बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर। अगर आप लोग गलत काम करोगे तो कौन साथ देगा आप लोगों को? मतलब आप हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? आप हमसे बदला लेना चाह रहे हैं? बदला नहीं ले रहा, आप लोगों की तरह नहीं हूं मैं। इस चेयर पे बैठने के बाद ना मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो बस मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। और आप जो कह रहे हो ना वो एक इलीगल काम है, और मैं अपने एरिया में तो इलीगल काम होने ही नहीं दूंगा। और अभी तो वहां पर स्टे ही लगाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो बिल्डिंग पूरी तोड़वा कर वहां पे एग्रीकल्चर का काम दोबारा चालू हो, और जितनी भी उपजाऊ जमीन है ना वहां पे खेती ही हो सिर्फ। सर प्लीज ना, एक बार आप ये फाइल देख लीजिए। देखिए आप यहाँ से जा सकते हैं, वो क्या है ना, मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मुझे और भी लोगों की फाइल देखनी है, तो प्लीज। और हाँ, क्या कहा था आपने? ड्राइवर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता। अगर वो मेहनत करे ना तो कुछ भी बन सकता है।